वेलकम बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। और ये अब एन का पोर्शन आ रहा है, एन फैमिली खत्म हो जाएगी, बस ऐसे ही काम हो जाएगा धीरे धीरे। तो नाइट्रोजन फैमिली के सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जैसे कि नाइट्रोजन, अमोनिया, PH3 फॉस्फीन, ऐसे और भी आएंगे। तो हम नाइट्रोजन शुरू करते हैं बिना समय गवाए कि N2 मतलब डाइनाइट्रोजन बोलते हैं उसको। तो हम शुरू कर रहे हैं डाई नाइट्रोजन से। डाई नाइट्रोजन यानी N2। ये कैसा होता है बेटे? लीनियर है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है N और लोन पेयर है एक ट्रिपल बॉन्ड है। पी पाई बॉन्डिंग हम पहले ही बात कर चुके हैं। और क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग है तो ये रिएक्शन जल्दी नहीं करेगा। लो रिएक्टिव मतलब मोर स्टेबिलिटी होगी। इतनी कम रिएक्टिव होती है, इतनी स्टेबल होती है कि ये इनर्ट कहलाती है और गैस है रूम टेम्परेचर पे। तो ये सब हमने इसके बारे में जो कहा है। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम एक तो बनाना सीखेंगे और उसके साथ साथ हम प्रिपरेशन के साथ साथ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात भी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू कहां से करें, इसका प्रिपरेशन करते हैं। तो डाइनाइट्रोजन बनेगा कैसे आप देखते हैं। प्रिपरेशन सबसे पहले ये कि अमोनियम के कुछ साल्ट लेंगे जैसे हम, तो उनको अगर हम हीट करते हैं और डिकम्पोज करते हैं तो वो टूटकर मतलब N2 देगा। जैसे अमोनियम नाइट्राइट हो गया, अमोनियम क्रोमेट हो गया, डाइक्रोमेट। तो देखते हैं जरा, अमोनियम नाइट्राइट या अमोनियम डाइक्रोमेट यानी Cr2O7। तो होल ट्वाइस करना पड़ेगा। इनको अगर हम हीट करते हैं, डिकम्पोज कर देंगे तो ये टूट कर क्या देगा, N2 देगा। जैसे यहाँ प्लस H2 होगा और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये N2 डाइनाइट्रोजन प्लस ये जो सब है इसमें Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड। इसको हम क्रोमियम एनहाइड्राइड भी कहते हैं, क्रोमियम एनहाइड्राइड भी कहा जाता है और क्रोमियम ऑक्साइड भी इसी को कहते हैं। इसमें प्लस 3 ऑक्सीजन स्टेट में क्रोमियम 3 ऑक्साइड भी इसी का नाम है और प्लस इसमें H2O बन जाएगा, वो निकल जाएगा। ऐसे ही एक तरीका और भी है कि अगर हम सोडियम नाइट्राइड लेते हैं, सोडियम का मेटल की नाइट्राइड, और उसको हम सोडियम को नाइट्राइड को हीट करेंगे तो ये भी डिकम्पोज हो जाएगा, सोडियम अलग और नाइट्रोजन अलग। तो मैं इसको पहले नाइट्रोजन एक साथ ही लिखता हूँ और प्लस सोडियम अलग हो जाएगा। तो हम उसको 2 लगा देंगे और यहाँ 6 सोडियम, ये सॉलिड अलग और ये गैस अलग। तो इस प्रकार से हमारी इन 3 स्टेप्स में यहाँ पर नाइट्रोजन बन रही है। एक स्टेप और साथ में दिखाया जाता है कि एक होता है कि नेसेंट या एटॉमिक नाइट्रोजन, बहुत ही रिएक्टिव होती है और कई रिएक्शन में N की जरूरत होती है ना कि N2 की। तो एटॉमिक नाइट्रोजन, एटॉमिक या नेसेंट NaSCENT नाइट्रोजन यानी N कैसे बनेगा, तो कुछ नहीं, N2 ले लो और उसको आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करो, इलेक्ट्रिक स्पार्क या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कह लो। डिस्चार्ज का मतलब है स्पार्क करना। तो जब उसमें करंट का चार्ज करेंगे, उसमें स्पार्क करेंगे तो वो N में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस ये भी है और गैस वो भी है, लेकिन वो ज्यादा रिएक्टिव फॉर्म में आ चुकी है। तो वो N बनाने का, एटॉमिक फॉर्म में लाने का तरीका है। इसके अलावा हम अब इसकी करते हैं प्रॉपर्टीज, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मैं यहाँ पे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज को ओरल बोलता हूँ कि जैसे कि कैसी होती है, कलरलेस होती है, टेस्टलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, ना इसका स्वाद है ना कलर है, और ट्रांसपेरेंट होती है, गैस है। रूम टेम्परेचर पे गैस होती है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो ही होगा, क्योंकि गैसेस का मेल्टिंग पॉइंट लो, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसके हम मेल्टिंग पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट ना कहकर फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, क्योंकि ठंडा करने पर वो फ्रीज ही होगी, मेल्ट थोड़ी होगी, अभी वो गैस है। और इसी तरह से वो बॉयल तो ऑलरेडी हो चुकी है, गैस फॉर्म में ही है। तो उसका हम क्या करेंगे, उल्टा जाना है हमको, बॉयल तो करना नहीं, पहले ही बॉयल है। तो उसको हम क्या करेंगे, वापस लिक्विड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो उसको हम क्या बोल देंगे भाई, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ना कहलाएगा, कंडेंसेशन पॉइंट ऐसे कहेंगे। तो लो ही होता है, काफी लो टेम्परेचर पे आके ये गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड तो और भी कम बनती है। तो ये कुछ बातें हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन जो होती है वो हवा से हल्की होती है, उसकी डेंसिटी हवा से बहुत कम है, 0.6 के आसपास है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हवा में ऊपर जाती है सीधी, और ये एक इनर्ट गैस है तो रिएक्शन करेगी नहीं। अगर हम सांस में लेंगे तो अंदर जाके कोई रिएक्शन नहीं करेगी, कोई नुकसान तो नहीं है। लेकिन अगर कमरे में अगर सिर्फ नाइट्रोजन ही होगी और ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऑक्सीजन की कमी के कारण सफोकेशन होता है, सांस घुटता है। इसका हम यूज इसी कारण से हम इसका यूज जो होता है वो कई बार पैकेजिंग में करते हैं, खाने की पैकेजिंग में, जैसे चिप्स वगैरह पैकेज करने हैं तो उस पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरते हैं। कोई और गैस होती नहीं और ये खुद रिएक्शन करती नहीं, किसी को करने देती नहीं है, ना मॉइस्चर होता है। तो वहां केमिकल की ग्रोथ, मतलब कि किसी भी माइक्रो की ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि ये लाइफ को सपोर्ट नहीं करती सीधे अगर प्योर फॉर्म में है तो। अब हम आगे बढ़ते हैं। वैसे कई फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन होता है, अमोनिया इस तरह से होता है, नाइट्रेट के रूप में, अमोनिया के रूप में, ये सब फर्टिलाइजर। यूरिया में भी अमोनिया, आप जानते हो, यूरिया को पानी से रिएक्शन करो तो बनेगा अमोनिया। तो चलिए अब आगे चलते हैं। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ कह चुके। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज और कौन कौन सी सिंपल जो हम जनरल बात कर सकते हैं, कि हमने डेंसिटी की बात कर ली, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बोल लिया। तो ऐसे एक दो प्रॉपर्टी और बात कर लेते हैं कि एड्सॉर्प्शन की एक बात होती है और एक आइसोटोप्स की बात कर लेते हैं। कि नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक तो होता है 7N14 और 7N15 है। बिल्कुल छोटी छोटी बातें, लेकिन ये सब
छोटी बातें ही इंपॉर्टेंट होती है, फिर से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। दो तरह के आइसोटोप आपने देख लिए। इसके अलावा हम एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन जो होता है वो चारकोल एक होता है, एक्टिवेटेड चारकोल, कार्बन का पीस, जला हुआ लकड़ी का कोयला, या कार्बन का कोक का कोयले का चारकोल, कोल चारकोल, यानी फिर या वुड का चारकोल, ऐसा कोई भी चारकोल हो तो वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, अपनी सरफेस पे चिपकाता है। तो ये इसकी नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी है कि वो चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब होती है। ये हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात यहाँ कर ली। अब हम इसके केमिकल रिएक्शंस की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये एक न्यूट्रल गैस होती है, यानी न्यूट्रल का मतलब क्या है कि अगर लिटमस पेपर इसमें लाएंगे तो ये ना तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगी और ना ही ब्लू को रेड में, ये किसी भी तरह से कन्वर्ट होने वाली नहीं है। इसके कुछ और मेरे को एक दो ध्यान आ रहे हैं कि इसके प्रिपरेशन के और भी ढंग हो सकते हैं, जैसे कि एक तो वो चलो यही इतना ही काफी है, फिर आगे चलते हैं। ये न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल का मतलब कि ये ना तो एसिडिक होती है और ना ही बेसिक होती है, रिएक्टिव वैसे ही कम होती है। और इसका अगर मेटल रिएक्शन होगा तो क्या होगा और नॉन मेटल रिएक्शन होगा तो क्या होगा, देखते हैं। तो रिएक्शन में लिख रहा हूं RXN, रिएक्शन विद मेटल्स और रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, ये दोनों हम देखेंगे। पहले मेटल्स देखते हैं कि जैसे मैग्नीशियम है सपोज करो, उसके साथ नाइट्रोजन का रिएक्शन होगा तो बनेगा Mg3N2, मतलब इस तरह की नाइट्राइड्स बनती हैं। इसमें N का -3 ऑक्सीडेट होता है, M का प्लस, मैग्नीशियम का +2 है। मेटल्स तो अलग अलग होते हैं, उनका अलग अलग ऑक्सीडेशन आ सकता है। जैसे कि मान लो एक लिख रहा हूं कि Na3N, तो इसमें सोडियम का Na+ है और N का हमेशा -3 रहेगा, नाइट्राइड्स के रूप में रहेगी। एल्यूमिनियम नाइट्राइड में भी ऐसा ही है। ऐसे बहुत सारी नाइट्राइड्स होती है, पर ये जो मैंने 3 लिखी हैं, 2-3, ये ज्यादा कॉमन नाइट्राइड्स हैं। तो नाइट्राइड्स बनाती है मेटल के साथ में, इनको बाइनरी मेटल कंपाउंड्स भी कहते हैं। बाइनरी तो 2 एलिमेंट्स का, एक मेटल और एक नाइट्रोजन। ऐसे फॉस्फाइड भी बनती है पर ज्यादा स्टेबल नहीं होती और उसके नीचे वाली कम स्टेबल होती है। अब मेटल हम बात कर रहे हैं कि मेटल रिएक्शन तो हो चुका है, ऐसे हम कई रिएक्शन दिखा सकते हैं, ये भी बन सकता है, वो भी बन सकता है, जैसे ये बना है। और नॉन मेटल के साथ क्या क्या बन सकता है, नॉन मेटल के साथ हाइड्राइड्स बन सकती है, जो हम पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बनेगी, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनेगी और हेलोजन के साथ हैलाइड बनेगी। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पिछले टॉपिक्स में सब कुछ पढ़ाई है हम डिटेल में। तो ये इसके कुछ रिएक्शन मेटल और नॉन मेटल्स तो हो चुके हैं। इसके अलावा हम और भी छोटे छोटे रिएक्शन इसके कोई हो सकते हैं, तो ज्यादा रिएक्शन नहीं है क्योंकि ये कम रिएक्टिव है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है नाइट्रोलिम का। ये नाइट्रोलिम क्या चीज है देखते हैं। एक कंपाउंड है कैल्शियम कार्बाइड, CaC2, कैल्शियम कार्बाइड। इसके साथ अगर नाइट्रोजन का रिएक्शन होता है तो एक कंपाउंड बनता है CaCN2। इसको मार्केट में तो कहते हैं नाइट्रोलिम, नाइट्रोलिम, लेकिन वैसे इसका नाम क्या है, कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड। तो ये कंपाउंड बनता है आपका नाइट्रोजन का कैल्शियम कार्बाइड के साथ में। ये कैल्शियम कार्बाइड एक सॉलिड होता है, स्टोन की तरह होता है, पत्थर की तरह। और ये कई बार इसका अगर पानी से रिएक्शन करते हैं तो एस्ट्रीन गैस भी बनती है, बड़ी फेमस है। ये रिएक्शन इनके साथ कई बार आ जाता है और ये वही है कैल्शियम कार्बाइड जिसका रिएक्शन करके हमें कैल्शियम साइनामाइड बनता है, नाइट्रोलिम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज। और हम यूजेस की बात भी साथ साथ कर लें, जरा और बात करें यूजेस की कि किस किस काम आता है। तो इसका यूज जो है, मैं यहाँ यूज देखता हूँ और ओरली बोल देता हूँ, सारी डिटेल में लिखना नहीं है। कि इसका यूज है HNO3, नाइट्रिक एसिड बनाने में काम आता है। इस तरह से नाइट्रोजन की कुछ और कंपाउंड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, इनको बनाने में काम आएगा। और इसके अलावा छोटे छोटे कंपाउंड ऐसे और भी, जैसे अमोनिया हो गया, और ये हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर एक कैल्शियम कार्ब, ये वाला कैल्शियम साइनामाइड मतलब नाइट्रोलिम। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि नाइट्रोलिम बनाने का काम आता है, नाइट्रोलिम बनाने का काम आएगा। अमोनिया मतलब NH3 बनाने के काम आएगा। ये हम आगे देखेंगे, अभी आने वाला है हेबर प्रोसेस से। तो हेबर्स प्रोसेस से हमारा ये जो है नाइट्रोजन जो है ये हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया बनाएगा। इसको हम डिटेल में कर लेंगे अच्छी तरह से। और भी ऐसे कुछ कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट जो नाइट्रोजन की युक्त हैं बनते हैं। जैसे एक और है कि फर्टिलाइजर बनाने का काम आएगा। फर्टिलाइजर्स जैसे खाद होती है, एक आमतौर पर किसान को पूछोगे तो वो बोलता है केन खाद की, केन, वो केन का मतलब होता है कैन, CAN, असली वर्ड है कैन, यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ये एक फर्टिलाइजर खाद बनाने का काम आता है। तो ये आपका नाइट्रोजन का एक यूज और हो गया। इसके अलावा अगर हम यूरिया को डिकम्पोज करें तो अमोनिया बनता है, अमोनिया से हम नाइट्रोजन बना सकते हैं, बट नाइट्रोजन का यूज नहीं होगा। हाँ, यूज में अगर हम बात करें तो एक और हो सकता है कि बल्ब बनाने का काम आता है। जैसे जो पुराने बल्ब होते थे शीशे के, उसके अंदर गैस से नजर, वो मतलब फिलामेंट होती थी और अंदर गैस भर जाती थी। तो नाइट्रोजन गैस जो होती है वो इलेक्ट्रिक बल्ब जो थॉमसन ने बनाया था, तो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के एडिसन ने बनाया था, थॉमस अल्वा एडिसन उसका नाम था। तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, इसलिए भरी जाती है क्योंकि जो उसकी फिलामेंट है अगर वो हवा से टच में आती रहेगी तो गर्म तो हो ही रही है, वो जल लाल हो जाती थी फिलामेंट करंट आने पर। तो वो जो टंगस्टन से बनी फिलामेंट होती है वैसे ही कम रिएक्टिव होता है फिलामेंट, लेकिन
अगर टंगस्टन जो कम रिएक्टिव है फिर भी वो गर्म होने पर हवा से रिएक्शन करके बहुत समय में ऑक्सीडाइज होकर टूट सकता है, लेकिन अगर नाइट्रोजन होगी तो ऑक्सीजन नहीं होगी और उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसलिए नाइट्रोजन इनर्ट गैस के रूप में भरी जाती है। इसके अलावा इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में भी इसका यूज होगा। इनर्ट एटमॉस्फेयर, जैसे कि हम कह रहे थे पहले भी, फूड पैकेजिंग में इसका यूज आएगा, और इनर्ट एटमॉस्फेयर के अलावा इलेक्ट्रिक बल्ब में काम आएगा, और इसी तरह से साइंटिफिक थर्मोमीटर्स होते हैं उनमें काम आता है। आमतौर पर आपने देखा जो थर्मोमीटर्स होते हैं वो बने होते हैं मरकरी के, लेकिन जो साइंटिफिक है वेरी हाई टेम्परेचर नोट करने के लिए बने हैं वो बने हैं नाइट्रोजन के थर्मोमीटर्स। तो कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के काम आता है। एक तरह से और भी है कि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो रेफ्रिजरेशन करने काम भी आती है। तो नाइट्रोजन और अमोनिया दोनों में ये कॉमन यूज ये है कि दोनों ही कूलेंट्स हैं, ठंडा करने काम करते हैं, तो रेफ्रिजरेटर्स में काम आते हैं। तो हम लिख देते हैं रेफ्रिजरेशन, ये दोनों में आएगा रेफ्रिजरेशन, नाइट्रोजन में भी और अमोनिया में भी कूल करने का काम आता है। तो ये सब बातें इसके बारे में है। जैसे मान लो अगर मैं सॉलिड नाइट्रोजन ले लेता हूँ या लिक्विड नाइट्रोजन ले लेता हूँ, उसको मैं इस कमरे में बिखेर दूं लिक्विड नाइट्रोजन को, तो अपने आप सूखेगी। और आपको पता है कि इवेपोरेशन होगा तो इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग, जैसे पानी कमरे को ठंडा करता है धीरे धीरे सूखता है, ऐसे लिक्विड नाइट्रोजन बहुत तेज से सूखेगी और उतना ही तेज कंडेंसेशन करेगी, उतना तेज कूलिंग करेगी। तो इसलिए उसको हम ऐसे कूलेंट की तरह यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर्स में, और खास तौर पर साइंटिफिक रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं। हमारे घर के कॉमन रेफ्रिजरेटर में तो कुछ और रहता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहले यूज होते थे, अब कुछ और यूज हो रहा है। तो ये सब बातें हम इसकी यूजेस में कह रहे हैं। इस तरह से नाइट्रोजन का टॉपिक तो पूरा होता है। इसमें बातें और भी होती हैं, लेकिन हम एक लिमिट तक बात कर सकते हैं, क्योंकि उससे या फिर वीडियोस बहुत लंबे हो जाएंगे या फिर इंटरेस्टिंग वे में बात करते करते आगे बढ़ना है। इसी प्रकार से मैं एक और चीज ले रहा हूं कि नेक्स्ट है कि हम क्या करने जा रहे हैं, अमोनिया को लेंगे इसके बाद। अमोनिया, तो अमोनिया कैसे होगा आइए देखते हैं। अमोनिया का स्ट्रक्चर आप जानते हो कि पिरामिडल शेप का होता है, पैरामिडल शेप यानी पिरामिडल शेप का होता है, और वो हम यहाँ बनाएंगे। एक बात तो है कि अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और 1 लोन पेयर होता है, और बॉन्ड पेयर होने के कारण उसमें पैरामिडल शेप तो आती ही है, और लोन पेयर होने के कारण क्या होता है, वो लुईस बेस से काम कर सकता है, क्योंकि वो लोन पेयर दे सकता है किसी को, और वो लुईस बेस से काम करता है, और वो हम प्रूव करेंगे कुछ रिएक्शन द्वारा भी। तो आप स्टार्ट तो करें एक बार। तो पहला हम लिख रहे हैं अमोनिया, ये नंबर 2 कंपाउंड है। पहले तो नाइट्रोजन कर लिया, अब हम कर रहे हैं अमोनिया। NH3, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है NH3 का, बहुत सिंपल है, बार बार आता है, तो हम यहाँ एक बार लिख लें कि NH3 पैरामिडल शेप का होता है, NH3। ठीक ऐसे PH3 भी होता है। एक क्वेश्चन यही डिस्कस कर लें, ज्यादा अच्छा है कि PH3 भी ऐसा ही होता है। लेकिन क्वेश्चन कई तरह के आते हैं इसमें। एक तो ये कि बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा होगी, तो बोलना बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा होगी, PH3 में, क्योंकि फास्फोरस नाइट्रोजन से बड़ा होता है। बहुत छोटी छोटी बातें, सिंपल। दूसरी बात है कि बॉन्ड एंगल किसमें ज्यादा होगा, तो बोलना बॉन्ड एंगल तो NH3 में ज्यादा होगा। यहाँ लिख रहा हूँ बॉन्ड एंगल। उसका रीजन पूछेंगे कि इसका बॉन्ड एंगल बड़ा क्यों है, तो सर कारण ये है कि इसका बॉन्ड एंगल लगभग 104.5 होता है, 104.5, उसका छोटा होता है। तो इसका बॉन्ड एंगल बड़ा क्यों है, ये सवाल इसलिए क्योंकि इसमें बोलना 2 कारण है। एक तो नाइट्रोजन छोटी एलिमेंट है और फास्फोरस बड़ी एलिमेंट है। साथ ही साथ नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मच स्मॉलर देन फास्फोरस। तो ऐसा होने से क्या होगा कि छोटी एलिमेंट के साथ ये बॉन्ड जुड़ेंगे जब, तो ये बॉन्ड पास पास ही होंगे क्योंकि छोटी एलिमेंट जुड़ रहे हैं। और दूसरी बात ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन बॉन्ड पेयर्स को अपनी ओर खींचेगी, तो बॉन्ड पेयर और पास पास आ जाएंगे, और क्योंकि वो पास पास आ जाएंगे तो उनका रिपल्शन हाई होगा। एक दूसरे को बॉन्ड पे रिपल्शन करते हैं, पास आने से और तेज रिपल्शन करेंगे, तो बॉन्ड एंगल लार्जर हो जाएगा एज कम्पेयर टू PH3, इसका बॉन्ड एंगल बड़ा आएगा। ये बात ध्यान देने की, क्वेश्चन आता है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब अमोनिया की बात करते हैं कि इसका प्रिपरेशन कई तरह से हो सकता है। जैसे कि अब एक तो होता है हेबर प्रोसेस, वो तो हम करेंगे हेबर प्रोसेस, लेकिन उसके अलावा यूरिया से बन सकता है ये, और भी कई चीजों से अमोनिया बन सकता है, तो अमोनियम साल्ट से बन सकता है। और उसके बाद हम करेंगे लैब प्रिपरेशन, और उसके बाद ये अपना हेबर प्रोसेस। तो सबसे पहले हम यूरिया से बनाने जा रहे हैं, प्रिपरेशन फ्रॉम यूरिया। ये देखो NH2CONH2, ये आपका यूरिया है। इस यूरिया को जब हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, NH2CO NH4 पॉजिटिव, ऐसा मतलब रीअरेंज कर रहा है। और इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे साथ में, तो प्लांट पानी डालने पर ही ऐसा होगा कि ये H और कुछ H यहाँ पे आ जाएंगे, कुछ उस तरफ, और कुछ H निकल भी जाएंगे। हम इसको इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम में दिखाएंगे, इसकी बैलेंसिंग मैं बाद में करने जा रहा हूँ। और ये जो है इसको फिर से हम हीट कर रहे हैं, हीट करते ही जा रहे हैं। तो ऐसा करने पर क्या हो रहा है कि ये डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा NH2। एक मिनट, हम यूरिया का अमोनिया को बनाने जा रहे हैं ना, तो हम इसको ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तो हम कंपाउंड तो रिएक्शन होता ही है, लेकिन मैं जो करने जा रहा हूँ वो सीधा कर रहा हूँ कि यूरिया से मुझे अमोनिया बनाना है।
तो अमोनिया में इसको मैं क्या करूंगा, वाटर से कर दूंगा, यूरिया को पानी में डाल दूंगा और सीधे सीधे ये है कि आपका बन जाएगा NH3, ये और ये इसमें ऐसा जाएगा 2NH3 और प्लस H2O, प्लस क्या CO2, ये CO और O CO2 और HH डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, NH3 बन जाएगा। तो हम बना अमोनिया रहे थे, इस तरह से अमोनिया हमारा बन जाएगा। इसके अलावा अगर हम कुछ अमोनियम के साल्ट लेते हैं, जैसे कि हम कुछ नाम ले लें कि कोई भी नाम, अमोनियम क्लोराइड ऐसा कुछ, बस हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड ना लेकर अमोनियम के साल्ट लेते हैं, जैसे कि अमोनियम साल्ट लिखता हूं पहले तो, जैसे NH4Cl ले लेते हैं। इसको अगर हम हीट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे इन साल्ट को, तो NH3 अलग और HCl निकल जाएगा। ऐसे हम और भी साल्ट लेते हैं कि अमोनियम क्या ले लें, कुछ कंपाउंड और ले लेते हैं 2-3 कि अमोनियम से हम बना सकते हैं, अमोनियम बाइकार्बोनेट लेते हैं। सब सिंपलेस्ट सा लेना चाह रहा हूँ मैं, कोई ना कोई कि जो सीधे सीधे हो जाए, आसान सा बन जाए। तो उसमें मैं अमोनियम का सल्फेट लेना चाहता हूँ, क्लोराइड तो ले लिया है, सल्फेट से इजीली बनेगा अमोनियम सल्फेट, NH4 होल ट्वाइस SO4 होता है। इसको भी हम हीट करेंगे, डिकम्पोजिशन से ही बनेगा हर बार। तो इसका बनेगा NH3 के 2 मोल प्लस, यूं तो मैं H2SO4 लिखता हूं, पर SO3 अलग हो जाएगा और H2 अलग हो जाएगा। ये तो है H2SO4 जैसा, H2SO4 और बाकी NH3, ये बनेगा बेटे। तो हमारा अमोनिया बनते जा रहा है ऐसे ही। अगर लेकिन मैं यहाँ लेता हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेता हूँ, तब ऐसा नहीं होगा। उसको हीट करने से क्या होगा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भी NH3 और H2 बनेगा। सही बात है, NH3 और H2 बनेगा। तो ये हम सब रिएक्शन देख रहे हैं, सभी में आपका क्या हो रहा है, अमोनिया बन रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैं आगे चलता हूं कि थर्ड ले रहा हूं, एक हेबर प्रोसेस लेना चाहता हूं, लेकिन वो थोड़ा लंबा चौड़ा है, उसको मैं आखिरी में करना चाह रहा हूं। एक छोटा मोटा और भी होता है, उसको मेरे को सोचने दो कि अमोनिया को बनाने के लिए एक और लेते हैं कि मैं अमोनियम के साल्ट को किसी बेस से रिएक्शन करता हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक रहेगा। तो अमोनियम का साल्ट लेकर, जैसे NH4Cl लेकर, इसको मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर रिएक्शन करता हूं, इसको बोलते हैं स्लेट लाइम, SLAKED। तो हाँ, स्लेट लाइम से रिएक्शन होता है। तो क्या करेंगे इसमें, देखो कि यहां से NH3 अलग हो जाएगा और प्लस यहां से कुछ H बचेंगे और ये Cl भी है, तो CaCl2 बनेगा। तो हम लिख देंगे कैल्शियम क्लोराइड, बैलेंसिंग करने की बात है। और यहाँ पे क्या बचेगा, और Cl बच रहा है, Cl तो चला गया और H2 बचेगा, 2H2 लिखते हैं प्लस 2। शायद ये बैलेंस हो चुकी है, फिर भी आप चेक कर लेना। मैं बहुत जल्दी में बैलेंस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको बैलेंस करता रह गया तो वीडियो में सब चीजें बोलना मुश्किल हो जाता है। एक लिमिट होती है वीडियो की, तो हम चलते जा रहे हैं। तो ये एक, और चौथा मेथड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है तो बहुत सिंपल सा, एक ही मेथड है, लेकिन ये है लैब रिएजेंट मेथड, मतलब लैब मेथड। लेबोरेटरी में इससे बनाते हैं, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए होती है क्योंकि इसका नाम आ गया लैब मेथड। पूछा जाता है व्हाट इज लैब मेथड। और एक लास्ट है फोर्थ, बनने में तो लैब में से ही बनेगा, लेकिन ये लैब मेथड यूज किया जाता है। अच्छा, अब फोर्थ है हेबर्स प्रोसेस। ये भी इंपॉर्टेंट है, नेम वाला है, इसलिए हेबर्स प्रोसेस। ये होता है बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर करने के लिए। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है बड़े पैमाने पे बनाने के लिए। तो मैन्युफैक्चर या इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी कहते हैं। कैसे बनेगा आप देखते हैं डायग्राम। अपन का क्या हो रहा है, यहां से नाइट्रोजन और एक तरफ से हाइड्रोजन हम भेज रहे हैं। तो 3:1 में, यहाँ 3 है तो यहाँ 1 है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन, मतलब 1:3 में जाएगा तो खूब, पर 1:3 में। और ये जब आपस में मिलकर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक कंप्रेसर लगा है जो इसे दबाएगा, प्रेशर। तो कंप्रेसर लिख रहा हूँ, कंप्रेसर प्रेशर इंक्रीज करता है, आगे बढ़ेगी और आगे ये सर्कुलर घूमेगी इस तरह से, ऐसे गोल गोल घूमेगी। घुमा कौन रहा है, पंप लगा हुआ है यहाँ पर, ये है पंप, मैं लिखता हूँ PUMP पंप। ये पंप इसको यहाँ से यहाँ की तरफ घुमा रहा है और ये जो गैस इस तरफ से आगे बढ़ रही है, पहले यहाँ आएगी और ये घूमकर इस तरफ घूम जाएगी यहाँ पर और आगे बढ़ेगी। यहाँ बीच में क्या लगा रखा है, यहाँ पर बीच में यहीं कहीं लिखा दो कि यहाँ पर हमारा प्रोमोटर और कैटलिस्ट है। मैं लिखता हूँ कैटलिस्ट जो रिएक्शन को फास्ट करवाएगा और प्रोमोटर जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, कैटलिस्ट को भी बढ़िया करता है। और उसके मिलने के बाद ये रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा और यहाँ जाके एक टैंक बना होगा, उस टैंक में लिक्विड नाइट्रोजन का तालाब बनना शुरू हो जाएगा। ये रहेगा लिक्विड नाइट्रोजन, प्रेशर में बन रही है तो लिक्विड ही बनेगी, LIQ लिक्विड लिखता हूँ, लिक्विड नाइट्रोजन बनेगी, लिक्विड अमोनिया बनेगी और बची कुची जो गैसेज हैं वो फिर से यहाँ से रिसर्कुलेट कौन कर रहा है, पंप कर रहा है। इस प्रकार से हम यहाँ एरो दिखा देंगे, ये सब हो रहा है। अब रिएक्शन दिखाने की बारी है, तो ये कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, बड़ा फेमस रिएक्शन है, छोटी क्लास से भी पढ़ते आए हैं, और बन जाता है अमोनिया। इसमें हम कैटलिस्ट डाल रहे हैं, कैटलिस्ट जैसे कि आयरन या आयरन ऑक्साइड, और प्रोमोटर
जैसे कि मोलिब्डेनम। और इसके अलावा हम यहाँ पर लो टेम्परेचर रखते हैं लगभग 773 केल्विन। आप बोलोगे तो बहुत है, लेकिन इनके हिसाब से कम है। हमारे हिसाब से 773 जल जाएंगे, लेकिन इस रिएक्शन के हिसाब से फिर भी लो है, क्योंकि रिएक्शन में आमतौर पे 1000, 2000, 5000 नॉर्मली होता है, बहुत होता है। और हाई प्रेशर लेकिन होना चाहिए, जो कि आप देख पा रहे हो कि कंप्रेसर यहाँ पर हाई प्रेशर यहीं पे होता है, ये उसका काम ही है ये कंप्रेसर का। तो ये सब बातें हमने इसमें पढ़ी कि प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया कैसा होगा। अब इसके बाद कुछ और बातें भी कर लेते हैं कि अमोनिया जो होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने सुनने में कैसी होती है। फिर से वो कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस नहीं होती, पंजेंट होती है, नाक में तंग करेगी और उसमें कुछ नाक में इरिटेशन होगा, पंजेंट होगी और उसके कारण आंखों में आंसू आते हैं। और ये वैसे कलरलेस होती है। और आगे बढ़े कि बेसिक की नेचर होती है, हमने कह दिया लुईस बेस होती है क्योंकि एन के ऊपर लोन पेयर होता है। और ये वाटर में बहुत हाईली सोल्यूबल होती है, क्योंकि एक्सट्रीमली सोल्यूबल होती है, क्योंकि वाटर से रिएक्शन भी करती है। और वाटर से जब अमोनिया रिएक्शन होगा तो इससे उल्टा रिएक्शन होगा कि अमोनिया वाटर से मिलकर बनाएगी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार से हमने ये बात देखी कि वाटर में बहुत जल्दी घुलनशील होगी ये, ठीक है ना। इसके अलावा क्योंकि ये गैस है तो इसका फिर से वही बात, गैस का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा और मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होगा। अब इसमें कोई और बात बची है तो देख लेते हैं। और नाइट अमोनिया की बात ही कर रहे हैं हम, तो अब मैं इस बात को इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में इतनी ही बातें आएंगी, और कुछ खास तो छोटी मोटी बात होती है, मेन बातें मैं बोल चुका हूं। तो आगे बढ़े कि हाँ एक बात और, हवा से हल्की होती है, जैसे कि नाइट्रोजन होती है वैसे अमोनिया भी हवा से हल्की होती है, पानी में सोल्यूबल होती है, बोल चुका हूँ। और कुछ नई बात ध्यान में आ नहीं रही। हाँ एक बात हमने पहले कही थी नाइट्रोजन के लिए, वो अमोनिया के लिए भी मैंने कहा था कॉमन होगी। मैंने कहा था रेफ्रिजरेटर में दोनों काम आती है, क्योंकि नाइट्रोजन और अमोनिया दोनों ही अगर हम लिक्विफाई कर दें उसके बाद वापस उसको वेपराइज करें तो ठंडक पैदा करेगी, क्योंकि एवापोरेशन लीड्स टू कूलिंग। तो इसलिए अमोनिया को भी कूलेंट की तरह, ठंडा करने वाले की तरह, कूलेंट की तरह रेफ्रिजरेशन में यूज करते हैं। तो ये सब तो इनकी प्रॉपर्टीज हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इनके केमिकल रिएक्शन कौन कौन से हैं, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम करने जा रहे हैं। इसको मिटाकर हम नेक्स्ट चलते हैं केमिकल रिएक्शंस, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। कुछ तो बेसिक ही आने वाले रिएक्शन, सिंपल सिंपल से। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, तो मैं लिख रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमोनिया। सबसे पहले आपको पता है कि अमोनिया जो होता है वो पानी में हाईली सोल्यूबल क्यों है, क्योंकि वाटर से रिएक्शन करेगा और बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि खुद भी एक बेस होता है। वाटर न्यूट्रल है, तो इसका मतलब साफ है कि अमोनिया कैसा है, बेसिक है, यानी बेस है, क्योंकि बेसिक ही चीज न्यूट्रल को बेस में कन्वर्ट कर सकती है। तो हमने पहली बात ये देखी कि रिएक्शन टुवर्ड्स वाटर भी कह सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि ये एसिडिक की नेचर होती है। तो हम याद रखते हैं कि एसिडिक की नेचर होती है, एक तो ऊपर से प्रूव हो ही रहा है। दूसरी बात ऐसे भी कर सकते हैं कि ये लिटमस पेपर को क्या करेगी, ब्लू में कन्वर्ट करेगी, रेड लिटमस को ब्लू में। और ये लोन पेयर भी रखती है, तो लोन पेयर डोनेशन कर सकती है, जैसे NH3 जो है वो लोन पेयर को डोनेट कर सकती है। कैसे, लुईस एसिड्स को डोनेट करेगी, क्योंकि ये खुद लुईस बेस है, तो लुईस एसिड्स को करेगी। लुईस एसिड जैसे हमने ले लिया BF3, तो क्या कंपाउंड बनेगा, ये देखो BF3 इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेना चाहता है, और NH3 इलेक्ट्रॉन पेयर देना चाहती है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगी इस तरह से, और इसको हम दिखाएंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, और ये एक एडक्ट कह लो या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह लो, ऐसे बनता है। ये इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बीच में, और ये बता रहा है कि इसने लोन पेयर दिया है अमोनिया ने BF3 को, तो ये लुईस बेस प्रूव होता है। इसके अलावा ये ऐसा भी कर सकता है अमोनिया की किसी ना किसी, जैसे सिल्वर पॉजिटिव आयन है, प्लस का मतलब कमी है, कमी का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, तो फिर से लुईस एसिड ही है, तो ये लुईस एसिड ही है। मेटल आयंस भी लुईस एसिड का काम करते हैं। और उसके बाद ये बन जाएगा क्या, Ag+ में अमोनिया जो है, कहीं लिख दो यहाँ पर कि अमोनिया जो है वो लोन पेयर डोनेट कर रहा होगा। तो ये कुछ रिएक्शन। अब मेटल से रिएक्शन देख लेते हैं। मेटल्स जैसे कि सोडियम से अमोनिया का रिएक्शन होगा, और बनता क्या है कि NaNH2 बनता है, सोडा अमाइड, सोडा NaNH2 बनेगा, सोडा अमाइड, इसको सिंपली सोडा अमाइड भी कह देते हैं। और प्लस NaNH2 प्लस हाइड्रोजन कुछ निकलेगा, तो इसको हम यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 लगा देते हैं, बैलेंस हो जाएगी। सोडा अमाइड का यूज बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट तक होता है, रिड्यूसिंग एजेंट तक काम करेगा, या अमाइड का भी इसमें सब्स्टिट्यूशन करेगा। ये एक छोटी सी बात और कि इसका एक चीज होती है कि सोडियम और अमोनिया का अगर हम ऐसे लिखते हैं NaNH3, तो ये यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। इसको हम ब्रेक रिडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है बड़ी फेमस, यानी डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन कंपाउंड को, डबल बॉन्ड को, एल्कीन को हम रिडक्शन करने के काम में आता है।
तो ये तो हो गया इसका मेटल से रिएक्शन अमोनिया का। अब इसके और भी कुछ रिएक्शन छोटे छोटे कई होते हैं, मैं बेसिक नेचर की बात कर चुका हूं। इसके बाद हम लुईस बेस के भी बता चुके हैं। एक और रिएक्शन है नेस्लर्स रिएजेंट से, तो वो देखते हैं क्या रिएक्शन है विद नेस्लर्स रिएजेंट। नेस्लर रिएजेंट होता है K2HgI4, ये है आपका नेस्लर रिएजेंट। इसके साथ भी आपका अमोनिया रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और बनेगा क्या, एक कंपाउंड बनता है NH2HgOHgI, ये कंपाउंड बनता है। इसका नाम होता है आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। और बाकी फिर हम बैलेंस कर देंगे इस रिएक्शन को, तो बैलेंसिंग तो हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे बेसिक मीडियम भी होना चाहिए, तो NaOH या KOH ले लेता हूँ एक्वस मीडियम में, KOH एक्वस। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होगा। बाकी ये जो कुछ तो बन जाएगा HgOHi बन जाएगा, ये वाला आयोडाइड मिलन बेस। बाकी हम बैलेंस करेंगे तो KI इस तरह कंपाउंड बनकर साइड में हट जाएंगे। हम वाटर के साथ बैलेंस कर सकते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। बैलेंसिंग आप बाद में कर लेना। ये इसको इक्वेशन को बैलेंस भी करना पड़ेगा। इसमें मेन कंपाउंड ये है और ये दो। ये जो आयोडाइड और मिलन बेस होता है ये बेटे ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है, ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है। तो नेस्लर रिएजेंट को अमोनिया जो होता है वो ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स देता है, ब्राउन कलर में कन्वर्ट करता है। अगर ऐसा होता है तो समझ लो कि जो लिक्विड हमें दिया गया है वो अमोनिया है। एक ग्लास में अमोनिया है, अगर हमें पता लगाना है कि अमोनिया ही देखने में पानी जैसा होगा, तो उसमें अगर हम नेस्लर रिएजेंट डालते हैं और इन द बेसिक मीडियम अल्कली की प्रेजेंस में, KOH की प्रेजेंस में, तो ब्राउन कलर देता है। अगर समझ लीजिए कि वो अमोनिया है। इस प्रकार से हमने ये बात कर डाली। अब इसके बाद इसकी जो और भी कुछ प्रॉपर्टीज हम बात कर लेते हैं एक बार, अगर कुछ है तो। छोटी छोटी प्रॉपर्टी बची है कि अगर हम इसका हेलोजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। तो पहले मैं इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कर रहा हूं कि अमोनिया का अगर हम CO2 से रिएक्शन करते हैं तो बनता है NH2CONH4। ये रिएक्शन में कुछ देर पहले दिखाने वाला था, तो आप देखिए कि अमोनिया का रिएक्शन है ये, और इसमें थोड़ा बैलेंसिंग करना पड़ेगा, हो जाएगा वो तो बैलेंस। तो इस प्रकार से होगा। और उसके बाद ये जो कंपाउंड है ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए तुरंत डिकम्पोज होगा और बनाएगा NH2CONH2, और इसमें से कुछ H और यहाँ से कुछ 2 H निकल जाएंगे और ये NH2CONH2 बन जाएगा, और ये आपका कहलाएगा यूरिया। अब इस इक्वेशन को मैं बैलेंस करूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। है रिएक्शन यही है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड से जब भी रिएक्शन होता है तो बनता क्या है, यूरिया बनता है। इसमें थोड़ा सा बैलेंसिंग करेंगे। यहाँ CO2 है तो यहाँ पर भी CO2 होना चाहिए, इसलिए मैं इसको हाँ ये ऐसे होगा, CO2 की फॉर्म में कैसे होगा, COO। तो ये कंपाउंड बन रहा है, उसके बाद तुरंत टूटेगा और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल बैलेंस होकर निकल जाएगा और बन जाएगा यूरिया। तो अमोनिया का यूज यूरिया बनाने का काम आता है, और यूरिया एक फर्टिलाइजर भी है, खाद बनाने का काम आता है। एक और यूज है कि रिएक्शन है अमोनिया का कि अगर हम हेलोजन से करते हैं, जैसे कि अगर मान लो मैं अगर HCl से करूंगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तब तो बनेगा NH4Cl, यानी ये HCl से रिएक्शन करता है। और NH3 जो होता है वो आयोडीन या क्लोरीन से रिएक्शन करता है। जैसे कि NH3 का मैं आयोडीन से रिएक्शन करता हूं हेलोजन से, तो बनेगा NH3, कुछ तो NH3 रहेंगे और कुछ NH3 जो होंगे वो बन जाएंगे Ni3। तो इसमें हमने ये देखा कि वो हेलोजन से भी रिएक्शन करता है, बैलेंस मैंने भी किया नहीं है, तो इस तरह से कर पाता है। एक और कंपाउंड हम जो है, जैसे NH3 और HCl मिलकर अमोनियम क्लोराइड बन रहे हैं, ऐसे ही अमोनिया का अगर मैं क्लोरीन से भी करता हूं तो भी वही बनेगा NH4Cl। तो ये रिएक्शन हमें याद रखने। और ये जो कंपाउंड है ये एक्सप्लोजिव होता है, इसमें खास तौर पे जो Ni3 है ये एक्सप्लोड करता है, क्योंकि Ni3 ज्यादा स्टेबल नहीं होता, तो एक्सप्लोजिव यानी माइल्ड एक्सप्लोजिव, हल्के एक्सप्लोजिव बनाने का काम आता है Ni3। आपको पता है सिर्फ NF3 ऐसा है अकेला जो स्टेबल होता है, इसके अलावा जितनी भी हैलाइड्स है NCl3, NBr3 और Ni3 ये लेस स्टेबल होती है, और Ni3 लास्ट वाली तो इतनी अनस्टेबल है कि वो एक्सप्लोड ही कर जाती है, और मतलब कि टूट जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। और इसका डिकम्पोजिशन जो होता है Ni3 का, ये एक वेरी मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। बहुत ज्यादा तो नहीं होता पर एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए हल्की हीट निकलती है और एक्सप्लोजन होता है। इतना एक्सप्लोजन नहीं होगा कि बॉम्ब की तरह फटे, नहीं, लेकिन इसका हल्का हल्का एक्सप्लोजिव के रूप में यूज किया जाता है। जैसे पत्थरों को क्रैक करने के लिए, तो पत्थरों में सुराख करके बीच में डाल देते हैं और उसको आग लगाने पर हल्का सा फटता है और पत्थर को क्रैक पड़ जाता है और टूट जाते हैं पत्थर, और हम उसको निकाल लेते हैं बाहर से। तो ये हमने इसके कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स की चर्चा कर ली है। इसके बाद मैं यूजेस कह रहा हूं, तो इसका यूज जैसे हम यहाँ से भी आगे बता सकते हैं कि यूरिया बनाने में काम आ रहा है, माइल्ड एक्सप्लोजिव बनाने में काम आ रहा है, अमोनियम क्लोराइड बनाने में काम आ रहा है, बिल्ड रिडक्शन में काम आता है, और इसके अलावा ये लुईस बेस की तरह भी यूज दिया जाता है। ये अमोनिया जो होता है जब पानी में घोल दिया जाता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो लैब रिएजेंट है। लैब रिएजेंट अमोनिया भी है खुद भी,
और इसके अलावा ये गैस है तो इसका एक यूज और भी है कि ये रेफ्रिजरेशन में काम आता है, ठंडा करने का काम आता है। तो ऐसे कुछ और छोटे छोटे यूज इसके और भी हैं। बेसिक इसके यूज इतने ही हैं, तो इसकी हमने चर्चा कर रहे हैं इसकी, और इसके बारे में कुछ टेस्ट तो हम बाद में करेंगे। एक और कहता हूँ कि हमने पहले पढ़ा था कहीं ना कहीं 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि वॉशिंग सोडा बनाने में भी अमोनिया काम आता है। उसमें एक अमोनिएशन टावर होता है जहाँ अमोनिया का यूज आएगा। इसके अलावा वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, और एक और जगह इसका यूज आएगा नाइट्रिक एसिड बनाने में भी अमोनिया का यूज आता है। तो ऐसे कुछ और इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाने में अमोनिया का यूज होता है। तो अब मैं इस टॉपिक को यही बंद करता हूँ। ये था अमोनिया और नाइट्रोजन के बारे में। अब हम कुछ और कंपाउंड्स अगले टॉपिक में बताते हैं।